हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज मैं आप सभी लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे और आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। सो ज्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance 3 into 10 to the power minus 2 ohms. What is the formula of resistivity? तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात ये करना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जहां से हमारे पास न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अब यहां पर सबसे पहले आपको करना यह है कि इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं, टोटल आपने काउंट किया होगा कि 5 to 6 फॉर्मूलेस हैं। अगर सबसे पहले आप स्टार्ट करिए तो करंट का फॉर्मूला है आपके पास I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। फिर उसके बाद आप चलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या होता है Q। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बात करिए तो हमारे पास रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन या ओम्स लॉ का V इज इक्वल टू आई आर है। और उसी के बाद हमारे पास रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है जो कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए का है। फिर रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एट सो ऑन, या फिर 1/R1 1/R2। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो हीट का फॉर्मूला आपको मिलेगा, यानी कि H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, या फिर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फिर उसके बाद अगर आप चलेंगे तो आपके पास पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। तो ओवरऑल आपने देखा कि 5 to 6 आपके पास फॉर्मूले हैं और आपके न्यूमेरिकल्स इन्हीं से घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेज पर नोट डाउन कर लेना है जितने भी फॉर्मूले आपके पास है। डन। फिर उसके बाद आप अगर न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम लोग उसी में से एक क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। यहां पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है रेसिस्टिविटी के लिए, और हमको जो गिवन है क्वेश्चन में वो हमको दिया गया है कि एक वायर है जिसकी लेंथ हमको 3 मीटर दी गई है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1.7 into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी गई है जो कि है 3 into 10 to the power minus 2 ओम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट। तो रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले में। तो आपने देखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपने फॉर्मूला बनाया था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यही फॉर्मूला तो आपने बनाया था। ठीक है। अगर यहां से हम रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला बनाते हैं तो देखिए A किधर चला जाएगा, R की तरफ, R के पास चला जाएगा और L नीचे आ जाएगा, यानी कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, और यही हमारा क्या होगा फॉर्मूला रेसिस्टिविटी का। और दूसरा ही क्वेश्चन यहां से हमसे पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट। तो यूनिट भी पूछी गई है तो बिल्कुल हम लोग यूनिट बताएंगे। देखिए यहां पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है। और उसके बाद यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया लिखा हुआ है और एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। साथ में देखिए यहां पर लेंथ लिखा है और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। अब यहां से देखिए जो एक मीटर है ये इस मीटर से कैंसिल आउट हो गया, तो जो एसआई यूनिट आई, ठीक है ना, रेसिस्टिविटी की, वो क्या हो गई ओम मीटर। ठीक है। और ये कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, इसको कभी इस तरह से भी, इसका जो सिंबल होता है ओम का वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये हो गया हमारा ओम मीटर। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो ठीक है, बिल्कुल हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और रेसिस्टिविटी फाइंड करेंगे। मेरे साथ आप लोग भी करते रहिए। तो यहां पर देखिए हम सेकंड पार्ट को कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि रेसिस्टिविटी फाइंड करनी, यानी कि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू, देखिए आर की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 3 into 10 to the power minus 2। तो 3 into 10 to the power minus 2 अपॉन, यहां देखिए फॉर्मूले में हमारे पास A by L, तो A की वैल्यू हमारे पास है कितनी 1.7 into 10 to the power minus 6, और लेंथ की बात अगर की जाए तो लेंथ है हमारे पास 3। डन। अब यहां से आप देखिए तो ये जो 3 है ये क्या हो जाएंगे, तो 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा, ये हो गया 1.7 इंटू, अब देखिए यहां पर 10 की पावर -2 है और यहां पर 10 टू दी पावर -6 है, और चूंकि ये दोनों माइनस है और पावर्स क्या हो जाएंगी यहां पर मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाएंगी, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -8 क्या, और यूनिट क्या होगी इसकी ओम मीटर। डन। तो ये हो गई हमारी क्या रेसिस्टिविटी। तो इस तरीके से हमने ये पहला क्वेश्चन कर लिया। आपका भी आंसर सही आया है कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिए। डन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
वी हैव 4 रेजिस्टर्स A, B, C and D of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm रिस्पेक्टिवली। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको 4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं और चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी गई है, जिसमें से एक है 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm का। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है lowest resistance which can be obtained by combining these 4 resistors and highest resistance which can be obtained by combining these 4 resistors। यानी कि इन 4 रेजिस्टेंस का यूज करके कब मैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं और कब मैं मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। तो ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कि अगर मैं रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करता हूं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होता है। इसका मतलब कि अगर मुझे हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं इन चारों रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करूंगा, मैं उन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करूंगा, ठीक है। और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं क्या, मैक्सिमम। डन। तो R1 कितना है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। अब यहां पर आप जब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 24 यानी कि 48 ओम। तो ये क्या होगी वैल्यू, मैक्सिमम रेजिस्टेंस यानी कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस की। फिर सेकंड वन आपसे ये पूछ रहा है कि लोवेस्ट रेजिस्टेंस। तो आप याद करो जब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था कि अगर आप दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम होता है। याद आया आपको? तो बस यही कॉन्सेप्ट आपसे यहां पर पूछा गया है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप कैसे बता पाओगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करें या पैरेलल में, ठीक है। तो बिल्कुल ये देखिए हमारा फॉर्मूला होता है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और इनमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए कितना होगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। डन। अब यहां पर देखिए इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना ले लें, 24 ले लेते हैं। तो 4 6 जा एंड 6 1 जा 6 प्लस 8 3 जा 3 1 जा 3 12 2 जा 2 प्लस 1। अब यहां पर देखें तो 1/r इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ रहा है, तो ये आएगा 6 3 9 9 3 12 यानी कि 12/24, या फिर मैं कह सकता हूं 1/2। अब देखिए ये तो 1/r इक्विवेलेंट आया है ना, ठीक है ना, 1/r आया है। अगर मैं यहां से r की बात करूं, जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 2 ओम के बराबर होगा। अब आप देखो जब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया तो जो इंडिविजुअल या सॉरी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो इंडिविजुअल मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम आया। डन। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, एकदम आपके कॉन्सेप्ट पे था। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा और आप भी मेरे साथ करते रहिए तभी मजा आएगा, नहीं तो मेरे सिर्फ अकेले करने से कुछ भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज an electric bulb draws a current of 8.8 ampere and works on 250 volt on the average 8 hour a day। ठीक है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें करंट फ्लो हो रही है 0.8 एम्पियर की और वो वर्क कर रहा है किस पे, 250 वोल्ट पर ऑन द एवरेज 8 आवर अ डे। और एक दिन में कितना जलाया जाता है, वो यूज किया जाता है 8 आवर के लिए। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। तो सबसे पहले हम लोग पावर कंज्यूम कितना कर रहा है ये फाइंड करेंगे। तो ए वाले सेक्शन की अगर बात करें तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, V इंटू आई होता है, VI। और V हमको दिया गया है कितना, वो दिया गया है 250 और करंट कितनी दी गई है 0.8। डन। ये हमने निकाल लिया 250.8। तो यहां पर इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी आएगी, तो पावर आ जाएगी 25.8, 25 8 जा 200 एंड हियर 10। तो यहां पर एक जीरो है तो ये लगा दिया हमने 200। ठीक है, तो ये 200 क्या आई, वॉट आई, ये हमारे पास वॉट आई है। लेकिन अब ये तो पावर आई है हमारे पास, अगर मैं इसको किलो वाट में करूं तो किलो वाट में करूंगा तो 1000 से मैं इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट। तो अगर मैं यहां पर पावर की बात करूं तो पावर जो हमारा आएगा 0.2 किलो वॉट। डन, ये पावर आ गई हमारी। लेकिन अब मुझको क्या कह रहा है कि एक दिन में कितने घंटे यूज किया जा रहा है, तो 8 आवर के लिए यूज किया जा रहा है। तो जस्ट मैं अगर कहूं इन अ डे पावर यूज, कितनी पावर यूज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है 0.2 इंटू कितने आवर, 8 आवर।
तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1.6 किलो वॉट आवर। ये आ गया हमारे लिए, किसके लिए, एक दिन में कितनी पावर कंज्यूम की जा रही है, तो वो आ गया 1.6 किलोवाट आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चार्जेज 5 रुपी फॉर 6 किलोवाट आवर, यानी कि 5 रुपए लिए जा रहे हैं कि हर एक 6 किलोवाट आवर के लिए, व्हाट इज द मंथली बिल फॉर 60 डेज। तो यहां पर हमसे मंथली बिल पूछा गया है 60 डेज के लिए। तो यहां पर देखिए हमने एक दिन में कितना कंज्यूम कर रहा है ये हमने फाइंड कर लिया, जो कि है 1.6 किलोवाट आवर। तो अगर एक दिन का हमें पता चल गया है तो क्या हम 30 डेज के लिए नहीं पता कर सकते, तो कहेंगे फॉर 30 डेज। ठीक है, तो फॉर 30 डेज हम कह देंगे 30 इंटू 1.6 किलोवाट आवर। डन। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 48 किलो वॉट, यानी कि एक महीने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, 48 किलो वॉट। या फिर अगर मैं 60 डेज के लिए भी कैलकुलेट करता तो जस्ट यहां पर 60 इंटू 1.6 कर देता तो 96 किलो वाट आ जाता एक मंथ में। लेकिन अब कितने पैसे लग रहे हैं, तो पैसे भी हम लोग यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। कह रहा है कि 6 किलो वाट के लिए 5 रुपीज लग रहे हैं। तो अगर 1 किलो वाट के लिए मैं कहूं कितने लगेंगे, 1 किलो वाट आवर के लिए तो वो हो जाएगा 5/6। और मुझे कितने के लिए चाहिए, मंथली के लिए चाहिए, तो मंथ में कितना यूज कर रहा है 48, तो जस्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका, 48 का। अब यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 जा 6, 6 8 जा एंड 8 5 जा 40। ये आ गया हमारे पास क्या, 40 रुपीज। तो ठीक है, 30 रुपीज 30 डेज में अगर 40 रुपीज दिए तो इन 60 डेज जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, इन 60 डेज इट विल बी 80 रुपीज। डन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए यहां पर समझने वाली बात ये थी कि सबसे पहले हमें निकालना था कि कितनी पावर कंज्यूम हो रही है एक दिन में। तो यहां से मैंने निकाल लिया कि कितनी पावर कंज्यूम हो रही थी एक दिन में, तो वो आया 1.6 किलोवाट आवर। फिर हमसे पूछा गया पैसे के लिए, तो हमसे कह रहा है मंथली पूछा गया। जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर 60 डेज दिया गया, फिर मंथली पूछा गया। तो कुछ भी नहीं करना है हमको, यहां पर क्या करना है, अगर एक दिन का पता है, एक दिन में कितना कंज्यूम कर रहा है ये पता चल गया है, तो 30 पूछे, 40 पूछे, 60 पूछे, कुछ भी पूछ ले। तो यहां पर 30 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पता चल गया कि भाई 48 किलोवाट जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो 30 डेज में कर रहा है। और उसके बाद हमसे कह रहा है कि अगर 6 किलोवाट आवर के लिए 5 रुपए ले रहा है, ये किलोवाट आवर होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ किलोवाट आवर होना चाहिए, है ना, सही था। तो अगर मुझे ये पता चल गया कि 6 किलोवाट आवर का 5 रुपए है, तो जस्ट 1 किलोवाट आवर का कितना होगा, 5/6 हो जाएगा। और जस्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 48 से, मुझे आंसर मिल गया कि 30 डेज के लिए 40 रुपीज एंड 60 डेज के लिए 80 रुपीज। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है कितनी, 5 एम्पियर की, फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट लाइन से। और हमसे पूछा गया है कि पावर को हमें बताना है, डिटरमाइन करना है कि अच्छा एक चीज, यहां पर हमसे पावर भी पूछा गया है और साथ ही साथ हमसे पूछा गया कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो। पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहां पर क्या क्या बताया गया हमको, हमसे कहा गया कि करंट जो है वो कितनी है, 5 एम्पियर है। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे जो V की वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 220 वोल्ट। ओके, हमसे कहा गया पावर बताना है, तो बिल्कुल पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, V इंटू आई। ठीक, तो यहां पर V की वैल्यू है 220 है, ये 220 है, 22 हो गया, 220 इंटू आई की वैल्यू है 5। तो इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 0 1100 ये आ गया। ये पावर आ गई किसमें, वॉट में, लेकिन हमको किसमें चाहिए, किलोवाट में चाहिए, तो 1.100 किलो वॉट, यही ना, ये आ गई हमारी पावर। अब हमसे पूछ रहा है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, तो बिल्कुल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। तो बिल्कुल यहां पर पावर की वैल्यू रखेंगे हम 1.100 इंटू टाइम कितना है 2 आवर। तो जस्ट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 2 1 जा 2 पॉइंट 2 1 जा 2, यानी कि आंसर जो एनर्जी का आ गया वो कितना आ गया, 2.2 जूल। डन, ये आ गया हमारी एनर्जी जो कंज्यूम हुई है, और ये आ गई हमारी 1.1 किलोवाट पावर। डन। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट इन अ सर्किट इफ द चार्ज पासिंग ईच पॉइंट इज 20 कूलम इन 40 सेकेंड। तो ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है और ये तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और खुद से भी। देखिए यहां पर हमको चार्ज की वैल्यू दी गई है जो कि है 20 कूलम और टाइम की वैल्यू दी गई है 40 सेकेंड और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा है इसका मतलब आपने पढ़ाई की नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट सबसे आसान सा फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी दी है, 20 कूलम दी हुई है तो 20 आपने यहां रखा और T की वैल्यू 40 सेकेंड। डन। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 या फिर मैं इसी को अगर कहना चाहूं तो 0.5 एम्पियर। डन, क्योंकि करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। तो दिस इज द राइट आंसर 0.5 एम्पियर। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। An electric room heater drawn a current of 2.4 ampere from the 120 volt supply line. What current will this room heater drawn when connected to a 220 volt supply line? देखिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का जो कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर हमसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जरा आप समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर है। पहले मैंने उसको सप्लाई कितनी दी है, 120 वोल्ट की सप्लाई दी है जिससे कि उसमें करंट फ्लो हो रही है 2.4 एम्पियर की। लेकिन अब कह रहा है कि इसी रूम हीटर को मैं अगर 240 वोल्ट की सप्लाई देता हूं तो उसमें कितनी करंट फ्लो होगी। बिल्कुल समझ में आया बात। तो आइए जरा जो पहली कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो जहां पर जो करंट है वो हमारे पास है 2.4 एम्पियर और जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दिया गया है 120 वोल्ट। अब यहां से अगर मैं बात करूं कि ओम्स लॉ में अप्लाई करता हूं तो ओम्स लॉ अप्लाई करने के साथ मुझे मिलेगा V इज इक्वल टू आई आर और यहां से मैं R की वैल्यू निकाल सकता हूं तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई और V की वैल्यू कितनी है भाई, V की वैल्यू है 120 और I की वैल्यू है 2.4, सॉरी ये 2.4 होगा 2.4। अब जब यहां पर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो R की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आएगी भाई, तो R की वैल्यू आएगी, ये डेसिमल हटाया जीरो लगाया 24 5 जा 5 50 ओ डन। ये आ गया हमारा क्या, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये R की वैल्यू आ गई। लेकिन अब मुझसे कहा जा रहा है कि अगर यही सप्लाई में क्या कर दूं, यही सप्लाई में 220 वोल्ट की कर देता हूं, यानी कि मेरे पास R की वैल्यू तो है जो कि है 50 ओम और अब V की वैल्यू कितनी कर दी जाए 240 वोल्ट कर दी जाए। तो मुझसे I यानी फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पूछा है तो बिल्कुल फिर से ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला V बाई R। तो देखिए V की वैल्यू कितनी है भाई 240 और R की वैल्यू है 50। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और I की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहां से, देखिए 5 4 जा 20 और 5 8 जा यानी कि 4.8 एम्पियर। ये आ गई हमारी करंट की वैल्यू। समझ में आया। और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई का पूछा जाता है 3 मार्क्स में। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस तरीके से कर लेना है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक भी करते चलो और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करते चलो जो सिर्फ ठंड का मजा ले रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं इसे। चलो अगले क्वेश्चन पे, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर चेंज व्हेन इट्स लेंथ इज ट्रिपल, इट्स डायमीटर इज ट्रिपल, इट्स मटेरियल इज चेंज टू वन हुज रेसिस्टिविटी इज 3 टाइम्स। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मे बी पॉसिबल कि अगर आपके एग्जाम में आवे तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर आपसे कहा जा रहा है हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर चेंज, यानी कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो जा रहा है जब इट्स लेंथ इज ट्रिपल, जब उसकी लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया। तो बिल्कुल आइए देखते हैं, पहले केस की बात किया जा रहा है तो फॉर्मूला हमारे पास है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहां पर कह रहा है कि लेंथ को मैंने 3 टाइम्स कर दिया, तो ठीक है लेंथ को आप 3 टाइम अगर कर दे रहे हो इसका मतलब कि यहां पर मैं लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया। रेजिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर लेंथ 3 टाइम्स होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 3 टाइम्स। कब, जब मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा, यानी कि लेंथ को 3 टाइम्स करूंगा तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा। मैं रेजिस्टेंस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमसे रेजिस्टेंस ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास बी सेक्शन, वो क्या कह रहा है, तो बी सेक्शन हमसे कहा जा रहा है कि इट्स डायमीटर इज ट्रिपल, डायमीटर को ट्रिपल किया जा रहा है। तो बिल्कुल यहां पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो क्वेश्चन क्या है,
फॉर्मूला है वो है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन, देखिए यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा होता है ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखो मैं 1 बाई 1 स्टेप लिख रहा हूं, पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, डायमीटर। अब जो डायमीटर होता है, डायमीटर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो वो रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर देखिए आर स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मुझे डायमीटर के टर्म में इस फॉर्मूले को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, डी बाई 2 का स्क्वायर। डन। तो इसी स्टेप को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, देखिए ध्यान से, ये है रो एल अपॉन पाई। अब आर की जगह पर क्या लिखूंगा, डी बाई 2 का स्क्वायर। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अब यहां पर कह रहा है कि ये जो डायमीटर है इसको मैंने ट्रिपल कर दिया है, इसका मतलब इस डायमीटर को मैंने 3 टाइम्स कर दिया। ओके, इस डायमीटर को अगर मैंने 3 टाइम्स कर दिया तो आप यहां पर देखो, जैसे ही आप स्क्वायर को ओपन करोगे ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो खैर ये तो 4 ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। और उस 9 को अगर मैं ब्रैकेट से बाहर कर दूं तो ये होगा R इज इक्वल टू 1 बाई 9 और ये हो जाएगा रो एल अपॉन पाई डी बाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो डी स्क्वायर बाई 4 को मैं फिर से आर स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल। और ये वाला जो टर्म है वो किसके बराबर है, वो तो आर के बराबर है ही, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो 1 बाई 9 टाइम्स हो गया। डन, 1 बाई 9 टाइम्स। कब, जब मैंने डायमीटर को 3 टाइम्स किया। डन, जब मैंने डायमीटर को 3 टाइम्स किया तो वहां पर रेजिस्टेंस 1 बाई 9 टाइम्स हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, its material is changed to one whose resistivity is 3 times। यानी कि यहां पर मटेरियल ही चेंज कर दिया गया। तो अगर मटेरियल चेंज किया गया जिसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, 3 टाइम्स है, तो जाहिर सी बात है कि जो रेजिस्टेंस होगा वो रेसिस्टिविटी के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। देखिए यहां पर क्योंकि R इज इक्वल टू रो, तो अगर रेसिस्टिविटी उसकी 3 टाइम्स है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर सी वाला जो सेक्शन है वो उसमें भी हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस विल बिकम 3 टाइम्स। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो शोज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और 12 वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई है जो कि सोर्स है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। सबसे पहले हमें यहां पर पहले क्वेश्चन में बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा। तो बिल्कुल सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास R2 और R3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं ये कैसे कॉम्बिनेशन में ऐड है, तो बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड है। पहले इन दोनों को क्या करूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ऐड करूंगा। तो यहां पर आएगी वैल्यू हमारे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो इनका अगर एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 2 1 जा 2 1, यानी कि हो गया 3/6 1/2। और अगर R इक्विवेलेंट की बात की जाए तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 2। ओके, यानी कि जो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन R2 R3 है इनका जब मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो वो आ गया 2। अब यहां पर 2 ओम है और यहां पर 4 ओम है। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को कैसे मैं ऐड करूंगा, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड होंगे एंड 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 ओम। यानी कि अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं इन सर्किट तो होगा 4 प्लस 2। 4 कौन सा, ये वाला रेजिस्टेंस, और 2 इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आया वो हो गया 6 ओम। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड वन, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो टोटल करंट यहां पर पूछी गई कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो बिल्कुल यहां पर हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे और ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई। देखिए ये था फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, ये है V इज इक्वल टू आई आर। अब हमको R पता चल चुका है, V पता है हमको कितना है 12 वोल्ट है, तो I की बात करें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो होगा V बाई आर, और V की वैल्यू है 12, R की वैल्यू है 6। तो करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 एम्पियर। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में। फिर हमसे पूछा गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया R1 के क्रॉस। यहां पर भी हम लोग ओम्स लॉ का ही यूज करेंगे और ओम्स लॉ देखिए थर्ड पार्ट है यहां पर,
देखिए अभी ये ऊपर लिखा हुआ है हमने V इज इक्वल टू IR1 लिखेंगे यहां पर। क्यों? क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है, किसके क्रॉस फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है हमें R1 के क्रॉस। डन। तो यहां पर देखें तो V इज इक्वल टू क्या होगा, I की वैल्यू आई कितनी 2 एम्पियर इंटू R कितना है 4। तो यहां पर मैं देखूंगा तो V की वैल्यू आ जाएगी 8 वोल्ट। ओके, तो यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इनके आंसर्स फाइंड कर लिए हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया R1 के क्रॉस, ये हमारी करंट आ गई ओवरऑल, और ये हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया। तो बिल्कुल भी देखिए क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन है उतना ही आसान। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट का आ गया। In the circuit diagram given below, 5 resistance of 10 ohm, 40 ohm, 30 ohm, 20 ohm and 60 ohm are connected as shown to a 12 volt battery। ठीक है, यहां पर फिगर में दिखाया गया हमारे पास कुछ 5 रेजिस्टेंस है, और यहां पर भी हमसे पूछा गया द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। बिल्कुल। एंड नेक्स्ट वन द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। देखिए बिल्कुल ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अभी जस्ट जैसे हम लोगों ने पीछे वाला किया है। फर्स्ट पार्ट यहां पर हमसे पूछा गया है ओवरऑल, मतलब टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किए गए हैं। तो हमारे दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किए गए हैं। तो मैं अगर इक्विवेलेंट की बात करूं तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो वो होगा 1/10 प्लस 1/40। यहां पर अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 40, 10 4 जा 4 1 जा प्लस 1, यानी कि 5/40। ये आ गई R 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू। अगर R इक्विवेलेंट की बात की जाए तो ये हो जाएगा 8 ओम। ये किसकी वैल्यू आई है, ये इस वाले रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू आई है। फिर अब हम यहां पर जो 3 रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किए गए, जरा इनकी वैल्यूज में निकालूं तो सेकंड पोर्शन के लिए 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा वो होगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। यहां पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना होगा, तो इसके लिए हमारा 60 होगा एलसीएम। देखिए 32 जा 2 1 जा 2 प्लस 2 23 जा 3 1 जा 3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 6/60। 6/60, और ये तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। अगर R की वैल्यू की बात करूं तो यहां पर R इक्विवेलेंट जो आएगा वो हो जाएगा 10 ओम। डन, ये आ गया 10 ओम, और ये भी हमारा जो 8 ओम आया है ये भी R इक्विवेलेंट आया 1/R में। डन। अब देखिए यहां पर इसका इक्विवेलेंट हो गया 8 ओम, और इन तीनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट आया वो हो गया 10 ओम। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। तो मैं यहां पर कहूंगा टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस सर्किट, तो वो हो जाएगा 8 ओम प्लस 10 ओम विल बी कितना हो गया 18 ओम, यानी कि इस सर्किट के क्रॉस जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है 18 ओम का है। डन। नेक्स्ट वन द करंट, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो बिल्कुल सेकंड पोर्शन में हम यहां पर ओम्स लॉ का यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR का, और I के लिए फॉर्मूला बनेगा V/R, और V की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी 12 वोल्ट की, तो मैंने यहां पर वैल्यू रखी 12 वोल्ट अपॉन 80। तो 6 2 जा 6 3 जा, यानी कि आ गया 2/3। 2/3, या अगर आप चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो 0.6 एम्पियर। डन। तो ये आ गई हमारी ओवरऑल करंट। बिल्कुल। तो देखिए दो क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके से कर लिए, और एग्जाम में भी हमारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल समझ में आ रहा है तो खुद से भी करते चलिए, प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 3 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एंड R3 of 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively are connected as shown. Calculate the current through each resistor। देखिए यहां पर हर एक रेजिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट हमसे पूछा गया है। ठीक है, द टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। बिल्कुल, तो हम लोग 1 by 1 सभी को करेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि हर एक रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है यहां पर करंट डिवाइडेड होता है, यानी कि अलग अलग जो हमारी ये करंट रेजिस्टेंस है उसमें अलग अलग करंट फ्लो हो रही होती है। तो बिल्कुल कुछ नहीं, यहां पर हमारे पास दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट का है। तो मैं सबसे पहले R1 वाले के लिए बात करूं तो R1 कितना है भाई 5 ओम है, और V की वैल्यू तो हमारे चूंकि पोटेंशियल जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो वो है हमारा 12। ओके, तो यहां पर अगर मैं करंट की बात करूं I1, ठीक है, मैंने कहा R1 V I1, तो I के लिए फॉर्मूला क्या होता है V/R1।
तो ये हो जाएगा V की वैल्यू है 12 और R1 की वैल्यू है 5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 5 2 जा 10 और 5 4 जा, तो ये हो गया हमारे पास 2.4 एम्पियर किसमें, R1 में। फिर अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, वो है 10 ओम। 10 ओम, V कितना है वो तो सेम रहने वाला है, और यहां पर अगर I2 की बात करें तो ये हो जाएगा V बाई R2 और V की वैल्यू 12 अपॉन 10, इट विल बी 1.2 एम्पियर। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाले की अगर बात करें तो R3 इज इक्वल टू कितना है 30, ये हो गया 30 ओम। V की वैल्यू हमारे पास सेम रहने वाली है 12 वोल्ट, और I3 की जो वैल्यू होगी V बाई R3, और यहां से हम निकालेंगे तो 12 अपॉन 30। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 12 अपॉन 30 कितना आएगा अप्रॉक्स, यहाँ पर आप डेसिमल लगाओगे तो ये हो गया 0.4 यानी 0.4 एम्पियर। डन। तो देखिए यहाँ पर R1 R2 R3 तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली जो करंट है हम लोगों ने ओम्स लॉ से फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि द टोटल करंट इन द सर्किट, तो टोटल करंट हमसे पूछी गई, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अगर मैं टोटल करंट की बात करूं, सेकंड पोर्शन हमसे कह रहा है भाई आप ही बताओ, अगर टोटल करंट की यहां पर बात की जाए यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो जस्ट आपको वैल्यू पुट कर देनी है। I1 की वैल्यू कितनी है 2.4 प्लस I2 की वैल्यू 1.2 प्लस 0.4। अब इन सभी को आप ऐड करो तो कितना होगा, देखो 4 4 8 2 10 0 0.2 1 3 4, यानी टोटल करंट कितनी होगी 4 एम्पियर। ओके, इस टोटल सर्किट में जो फ्लो होने वाली करंट है वो कितनी है, वो है 4 एम्पियर, और 1 बाय 1 आपने निकाल लिया। फिर आपसे पूछा गया था टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, अब यहां पर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस भी पूछ लिया गया, तो कोई बात नहीं है। थर्ड पोर्शन में अगर हम लोग आते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर देते हैं, अभी अभी तो हम लोगों ने किया था। यहां पर जो तीनों रेजिस्टेंस है हमारे कैसे ऐड किए गए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किए गए। तो पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, R1 कितना है 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 30। अब यहां पर आप देखो तो एलसीएम कितना आएगा इनका, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितनी आएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 30, 5 6 जा 6 प्लस 10 3 जा 3 3 1 जा 3, ये हो गया 1, तो ये हो गया कितना 10, यानी कि ये हो गया 10 अपॉन 30 1 अपॉन 3, यानी कि अगर मैं रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो कितना आएगा 3 ओम। डन, दिस इज द आंसर। तो देखिए कितना आसान है, क्वेश्चन भले ही बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं, लग रहा है कि बड़े हैं लेकिन उतने ही आसान है। और सारे फॉर्मूले किस पे आ गए हमारे पास, देखिए मैंने सिर्फ एक ओम्स लॉ का यूज किया है और यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमारा फॉर्मूला उसका यूज किया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने से होंगे, सिर्फ देखने से नहीं होंगे, देखना नहीं है, इसको करना भी है, तब आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a battery of 10 volts carries 20,000 coulomb of charge through a resistance of 20 ohm, calculate the work done in 10 seconds। तो यहां पर आपसे वर्क डन पूछा गया है, क्या करोगे आप, बहुत सारी चीजें चलेंगी, क्या क्या करें। यहां पर तो हमको 10 वोल्ट्स भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया है, चार्ज भी दिया गया है, यहां पर रेजिस्टेंस भी दे दिया गया है, टाइम भी दे दिया गया, क्या करें क्या ना करें। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है ना। वर्क डन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज, यही तो पढ़ा है। तो यहां से अगर वर्क कैलकुलेट करोगे तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। ओके, तो वर्क V की वैल्यू कितनी है, तो V की वैल्यू आपको दी गई है 10 वोल्ट, और Q की वैल्यू कितनी है, तो Q की वैल्यू है 20,000 ओके कूलम। तो यहां से आप वैल्यू निकालोगे तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 20000 5 टाइम 0। तो आप यहां पर वर्क को लिख सकते हो क्या कि W इज इक्वल टू, यानी कि जो किया गया वर्क है वो कितना होगा 2 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 जूल। ओके, दिस इज आवर आंसर। बिल्कुल यहां पर देखिए जो आपको रेजिस्टेंस दिया गया है ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आपसे जब वर्क पूछा है तो वर्क का फॉर्मूला तो आपको पता है ना कि हमने पढ़ रखा है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W बाई क्यू, और यही फॉर्मूला हमको यूज करना था जिसके लिए मैंने वर्क फाइंड आउट कर लिया। डन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग गिवन सर्किट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड
टू ए 12 वोल्ट बैटरी विल बी। यहां पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, बिना जल्दीबाजी के आपको आंसर करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेम इन ऑल द केसेस, सेकेंड वन मिनिमम इन केस फर्स्ट, थर्ड वन मैक्सिमम इन केस 3, डी ऑप्शन मैक्सिमम इन केस सेकेंड। तो जरा आप एनालिसिस करिए और मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं, अपना आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो चलिए जरा मैं बात करता हूं कि सबसे पहले मैं हर एक सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करता हूं। तो यहां जो फर्स्ट वाला केस है, यहां पर जो रेजिस्टेंस है आपके पास वो कितना है, 2 ओम का है। सेकंड केस में अगर आप देख रहे हो तो यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, 2 + 2 = 2, जो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट, वो हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, यहां पर भी। फिर अगर आप थर्ड केस में देख रहे हो तो यहां पर आपके पास 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, और जब आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करोगे तो वो आएगा आपका 1 ओम के बराबर। डन। अब यहां पर आपसे पूछा गया है हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर ऑफ कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी विल बी। अब आपसे हीट प्रोड्यूस पूछा गया है, इसका मतलब जो हीट प्रोड्यूस का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या कहता है, तो हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला आपसे कहता है वो कहता है V²/R × T। यही फॉर्मूला है ना। अब यहां पर अगर आप रेजिस्टेंस और हीट के बीच में रिलेशन देखोगे तो हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, देखिए रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो हीट क्या होगा, कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट क्या होगी, ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो यहां पर देखिए हमको मिनिमम, ये सेम वाला तो हो ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो आप कट कर दो। यहां पर आपसे मिनिमम और मैक्सिमम की बात की गई है, तो जरा मिनिमम की बात कर लें। तो मिनिमम की अगर बात करें तो हीट किसमें मिनिमम होगा, जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, यानी कि इस सेकंड वाले केस में मिनिमम होगा क्या, हीट। ठीक है, और अगर मैक्सिमम की बात करें, हीट किसमें मैक्सिमम होगा, तो जिसमें रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, यानी कि थर्ड वाले केस की। अब जरा हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन कह रहा है मिनिमम इन केस फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले में क्या मिनिमम हीट होगी, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। फिर सी वाले ऑप्शन पे आते हैं, मैक्सिमम इन केस 3, कह रहा है जो हीट है वो मैक्सिमम है किसमें, केस 3 में, थर्ड वाले केस में। तो ठीक है, यहां पर हम सोच सकते हैं मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम इन केस 3, तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम हीट वहीं पर होगा जहां पर रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन फोर्थ वाले ऑप्शन को भी हम लोग पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि मैक्सिमम इन केस सेकेंड, तो मैक्सिमम हीट इन केस सेकेंड, तो मैक्सिमम हीट कैसे हो सकता है, जब यहां पर हमारा रेजिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है, तो हीट हमारी मिनिमम होगी। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो थर्ड वाला केस है यहां पर हीट प्रोड्यूस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ 12 क्वेश्चंस थे, कुछ 12 क्वेश्चंस थे हम लोगों के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप जब तक खुद से इन क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे तब तक आपको ये बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। खुद से भी प्रैक्टिस करिए, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी न्यूमेरिकल आपसे होंगे। बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं किसी का देख करके कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप राइटिंग नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं होने वाला, और एक स्टूडेंट के लिए राइटिंग स्किल ही उसकी नॉलेज को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। आप प्लीज इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए, खुद से करिए, तभी आपको ये आएंगे और आप अपना बेस्ट अपने एग्जाम में दे पाओगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।